फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 555 टाइमर आईसी स्टेबल मोड में उसके सर्किट कैसे डिज़ाइन किया जाता है उसके हम सिमुलेशन करके देखेंगे। और उसमें फिर आप फ्रीक्वेंसी उसके कैसे निकाल सकते हैं, उसके ड्यूटी साइकिल आप कैसे निकालेंगे और उसमें जो कंपोनेंट आप यूज़ करेंगे उसके वैल्यू आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, उस सभी टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और फिर जो ये आईसी होता है जो स्टेबल मोड में कैसे एक डीसी सोर्स को वो हमें डीसी को पल्स में हमें आउटपुट देता है, इस टॉपिक पर भी हम डिस्कस करेंगे। उसका इंटरनल सर्किट डायग्राम कैसा होता है, वो कैसे आखिर में वर्क करता है स्टेबल मोड में, इस पर भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अगर आपने अब तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम सभी कंपोनेंट को सिलेक्ट करके यहाँ रखे हुए हैं, हमें इसे ज्वाइन करना होगा। आप इस कैपेसिटर इस कंट्रोल पिन से कनेक्ट कर दीजिए और रीसेट पिन को हम वीसीसी के साथ कनेक्ट करेंगे और डिस्चार्ज पिन को R1 R2 के बीच में कनेक्ट करेंगे। और ये थ्रेशोल्ड पिन है, इसको हम C1 के क्रॉस हम कनेक्ट करेंगे और ट्रिगर पिन को भी वहीं पर कनेक्ट करेंगे और इसको हम ग्राउंड कर देंगे नेगेटिव टर्मिनल बैटरी को। फ्रेंड्स, हम इसमें R2 की वैल्यू हम चेंज करेंगे, इसको वैल्यू हम 5 किलो हम रखते हैं और इस C2 कैपेसिटर की वैल्यू भी हम चेंज करेंगे, 0.01 माइक्रोफारड रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सर्किट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। हम इसे अब रन कर देखते हैं हमारा आउटपुट क्या मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें 12 वोल्ट का पल्स मिल रहा है। तो जब ये कैपेसिटर C1 है ना, जो चार्ज होता है उस वक्त हमें उसके करस्पॉन्डिंग में 12 वोल्ट मिलता है, और जब वो डिस्चार्ज होता है उसके करस्पॉन्डिंग में 0 वोल्ट मिलता है। वो चार्ज होने के वक्त R1 R थ्रू होता है और डिस्चार्ज होने के वक्त तो वो R थ्रू होता है। तो आप ये कैसे जानेंगे किस वक्त वो चार्ज हो रहा है, किस वक्त डिस्चार्ज हो रहा है? कैसे आपको पता चलेगा कि चार्जिंग के करस्पॉन्डिंग आपको 12 वोल्ट मिल रहा है और डिस्चार्ज के करस्पॉन्डिंग आपको 0 वोल्ट मिल रहा है? उसके लिए आपको इसके ट्रांजिट पार्ट को आपको एनालिसिस करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ से आप एक प्रॉप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ आउटपुट पर उसको पेस्ट कर दीजिए। फिर से आप यहाँ से एक प्रॉप सेलेक्ट कीजिए और C1 के करस्पॉन्डिंग आप इसे यहाँ पेस्ट कर दीजिए। इसे हम थोड़ा नीचे लाएंगे और फिर आप इस आइकन पर क्लिक कीजिए, इंटरैक्टिव आइकन पर। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं यह ट्रांजिट लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ देख सकते हैं हमें विंडो खुल चुका है। तो आप इसको वैल्यू आपको चेंज करना होगा। इस 0.001 सेकेंड है इसका इन टाइम, हम 0.1 लेंगे और स्टार्टिंग टाइम 0 है और ये सब आपको ऐसा ही रखना है। और आउटपुट पर जाएंगे और इस करंट को हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। आप इस पर क्लिक कीजिए, फिर आप इसे रिमूव कीजिए, फिर आप यहाँ क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स, जो आउटपुट हमें मिल रहा है उसके वोल्टेज और जो चार्ज हो रहा है कैपेसिटर उसके वोल्टेज, इस दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, किस तरीके से वो चार्ज होता है उस वक्त में 12 वोल्ट मिलता है, डिस्चार्ज होने के वक्त 0 वोल्ट मिलता है, उसे हम रन कर देखेंगे अब ये कैसे हो रहा है आखिर में ये। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग में हमें 12 वोल्ट मिल रहा है और जब वो डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग में हमें 0 वोल्ट मिल रहा है। तो फिर वो चार्ज हो रहा है, फिर 12 वोल्ट, फिर डिस्चार्ज हो रहा है, फिर 0 वोल्ट। तो आखिर में कैसे होता है, क्यों वो चार्ज होने के वक्त हमें 12 वोल्ट देता है और क्यों डिस्चार्ज होने के वक्त हमें 0 वोल्ट देता है? तो ये आपको ये समझने के लिए आपको इस जो आईसी है उसके इंटरनल सर्किट डायग्राम कैसा है, स्टेबल मोड में वो किस तरीके से काम करता है, आपको वो समझना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 555 आईसी का इंटरनल सर्किट डायग्राम है, जिसमें 5 किलो ओम का रजिस्टर यूज होता है और 2 कंपरेटर होता है, एक फ्लिप फ्लॉप, एक नॉट गेट और एक ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। इस जो आप कंपरेटर दिख रही है, जो ट्रिगर कंपरेटर में क्या है कि नॉन इन्वर्टिंग पिन पे आपको 1.3 वीसीसी फिक्स किया गया हुआ है और थ्रेशोल्ड कंपरेटर जिसमें आपको इन्वर्टिंग पिन में आपको 2.3 वीसीसी फिक्स किया गया हुआ है। तो इससे जब हम इस नॉन इन्वर्टिंग पिन पे जब 2.3 वीसीसी से ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो उस वक्त ये थ्रेशोल्ड कंपरेटर हमें आउटपुट में 1 देगा। और जिस वक्त ये ट्रिगर कंपरेटर में हम
जो ट्रिगर पिन है उस पर अगर 1.3 VCC से हम ज़्यादा अप्लाई कर रहा है तो ट्रिगर कंप्लीटर में आउटपुट में 0 देगा। और ये फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप में जब S का वैल्यू 1 हो और R का वैल्यू 0 तो ये सेट स्टेट में होता है हमारे क्यू बार का जो आउटपुट होता है जो 0 मिलता है। जब S 0 हो R 1 हो तो उसकी जो फ्लिप फ्लॉप है जो हमें आउटपुट में क्यू बार का वैल्यू हमें 1 देता है। तो जब S 1 है R 0 है तो सेट स्टेट में होता है, और उसके बाद जब S भी 0 हो और R भी 0 हो तो उसके बाद इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, जो सेट स्टेट में था वहीं उसकी आउटपुट अभी भी होगा। और जब R 1 होता है S 0 होता है तो क्लियर स्टेट में होता है, और उसके बाद R भी 0 हो जाए और S भी 0 हो जाए तो उसके बाद भी इसके आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, वो अभी भी वही मिल रहा होगा जो क्लियर स्टेट में मिल रहा होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजिट पार्ट में जो कैपेसिटर है जो इनिशियली जीरो पोटेंशियल पर होता है वो जीरो से चार्ज होना स्टार्ट होता है और इस पॉइंट पर जाकर पूरा डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है। तो ये जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो 2.3 VCC है और ये जो पॉइंट है जो 1.3 VCC है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो ट्रिगर पिन 2 है और थ्रेशोल्ड पिन 6 है जो कैपेसिटर के क्रॉस में कनेक्ट किया गया है इस सर्किट में। तो आप जो जब इनिशियली कैपेसिटर जीरो पोटेंशियल में है तो यहाँ पर जो इसकी इन्वर्टिंग पिन का पोटेंशियल भी जीरो होगा और इस थ्रेशोल्ड कंपैरेटर में उसकी जो नॉन इन्वर्टिंग पिन है उसका भी पोटेंशियल जीरो होगा। तो ट्रिगर पिन से जो हमें आउटपुट मिलेगा जो लॉजिक 1 स्टेट में होगा क्योंकि उसकी नॉन इन्वर्टिंग पिन में पोटेंशियल ज़्यादा है इन्वर्टिंग पिन से, और जो थ्रेशोल्ड कंपैरेटर से हमें आउटपुट मिलेगा जो हमें जीरो मिलेगा क्योंकि उसकी इन्वर्टिंग पिन का पोटेंशियल ज़्यादा है। तो यस 1 है R 0 है, तो ये फ्लिप फ्लॉप अभी सेट स्टेट में है। अगर हमें उस वक्त हमें आउटपुट जो मिलेगा जो हमें जीरो मिलेगा, और इस जीरो को ये नॉट गेट इन्वर्ट करके हमें आउटपुट 12 वोल्ट देगा, और ये ट्रांजिस्टर अभी भी कट ऑफ स्टेट में होगा। तो जब इस कैपेसिटर को चार्ज 1.3 VCC से ज़्यादा होगा उस वक्त क्या होगा कि थ्रेशोल्ड कंपैरेटर अभी भी वो लॉजिक वो जीरो स्टेट में होगा, पर ये जो ये ट्रिगर कंपैरेटर है जो 1 दे रहा था आउटपुट हमें जो जीरो देगा क्योंकि इसका आप देख रहे हैं कि ये इन्वर्टिंग पिन का पोटेंशियल आप नॉन इन्वर्टिंग पोटेंशियल से ज़्यादा हो गया है, तो ये हमें आउटपुट जीरो देगा अर्थात यस भी जीरो है R भी जीरो है। पर उससे पहले ये फ्लिप फ्लॉप सेट स्टेट में था तो हमारा आउटपुट अभी भी सेम आएगा जो सेट स्टेट में आता था। पर जब ये कैपेसिटर चार्ज होकर 2.3 VCC पुग जाएगा उस वक्त क्या होगा जो ट्रिगर कंपैरेटर है अभी भी हमें आउटपुट जीरो देगा, पर जो थ्रेशोल्ड कंपैरेटर है उसका आप देख रहे हैं कि नॉन इन्वर्टिंग पिन का पोटेंशियल अब इन्वर्टिंग पिन का पोटेंशियल से ज़्यादा हो रहा है, तो उसका जो हमें आउटपुट मिलेगा जो हमें 1 मिलेगा अर्थात ये फ्लिप फ्लॉप अब क्लियर स्टेट में जा चुका है। तो उससे जो हमें आउटपुट मिलने वाला है जो लॉजिक 1 होगा तो उस लॉजिक 1 को ये नॉट गेट हमें इन्वर्ट करके जीरो पोटेंशियल देगा आउटपुट में, और ये ट्रांजिस्टर अब एक्टिव स्टेट में चला जाएगा और ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। पर जब 2.3 VCC से जब कम पोटेंशियल फिर होगा तो उस वक्त क्या होगा जो ये थ्रेशोल्ड कंपैरेटर है उसका भी फिर से उसका आउटपुट जीरो आ जाएगा। तो R भी जीरो है और S भी जीरो है, पर उससे पहले वो क्लियर स्टेट में था तो उसका आउटपुट अभी भी सेम आएगा जो क्लियर स्टेट में आ रहा था, और जो हमारा आउटपुट मिलेगा जो अभी भी 0 वोल्ट मिलेगा, और ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो अभी भी एक्टिव स्टेट में होगा और वो डिस्चार्ज कर रहा होगा कैपेसिटर को। पर ये डिस्चार्ज कब तक होगा तो जब तक उसका कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है जो 1.3 VCC से कम नहीं होगा तब तक वो डिस्चार्ज होता होगा। जब 1.3 VCC से थोड़ा भी कम होगा तो क्या होगा कि ये ट्रिगर पिन है जो हमें आउटपुट में 1 दे देगा, और यस का वैल्यू 1 हो जाएगा और R का वैल्यू 0 हो जाएगा, और फिर से ये फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा जो हमें 0 मिलेगा और उसे नॉट गेट इन्वर्ट करके हमें आउटपुट 12 वोल्ट देगा, और ये ट्रांजिस्टर फिर से कट ऑफ स्टेट में चला जाएगा। तो ऐसा ही चलता रहता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के साइकिल इस स्टेबल मोड में इस टाइमर आईसी के भीतर। तो ये तो फ्रेंड हुआ कि कैसे हमें वो चार्जिंग के वक्त हमें 12 वोल्ट देता है और डिस्चार्जिंग के वक्त हमें वो 0 वोल्ट देता है। पर इस टाइप के सर्किट में एक लिमिटेशन है ड्यूटी साइकिल के, उस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स जब आप इस तरीके के सर्किट आप यूज में लेते हैं तो इसमें जो कैपेसिटर चार्ज होता है जो R1 R थ्रू होता है और डिस्चार्ज होता है जो R2 थ्रू होता है। तो इसमें क्या है इसकी लिमिटेशन एक है ड्यूटी साइकिल की, इसकी ड्यूटी साइकिल 50% और 100% के बीच में ही होता है, और वह आप यहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये कुछ कैलकुलेशन है उसके ड्यूटी साइकिल के, आप देख सकते हैं टी ऑन टाइम होता है जो इसे आईसी का जो Ln2 इंटू R1 प्लस R2C होता है, और टी ऑफ टाइम होता है जो Ln2 इंटू R2C होता है। यहाँ से आप टोटल टाइम निकाल सकते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी आप रिस्पोर्शन करके निकाल सकते हैं, और इसी रिलेशन से आप उसके हर एक कंपोनेंट को आप जो कितना वैल्यू आप डिटरमाइन करेंगे किस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग आप वो भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ड्यूटी साइकिल देखिए टी ऑन बटा टी ऑन प्लस टी ऑफ है, इसकी वैल्यू R1 प्लस R2 बटा टू R1 प्लस 2 R2 है। तो जिस वक्त हम R1 की वैल्यू R2 के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा लेंगे उस वक्त जो ड्यूटी साइकिल देगा वो 100% होगा, और जिस वक्त R2 की वैल्यू हम R1 के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा लेंगे उस वक्त हमारा ड्यूटी साइकिल मैक्सिमम 50% होगा, मिनिमम 50% होगा सॉरी। और ये ड्यूटी साइकिल को वैल्यू में 50% और 100% के बीच में हमें मिलेगा। तो ये एक इस टाइप के सर्किट का लिमिटेशन है जो हम कह सकते हैं। तो इसमें आप चाहते हैं कि आपका सर्किट का ड्यूटी साइकिल 50% से कम भी हो 50% से ज़्यादा भी हो, तो इसके लिए हमें थोड़ा मॉडिफाइड करना पड़ेगा इस सर्किट को। तो चलिए फिर मॉडिफाइड करके देखते हैं।
तो फ्रेंड हमें यहाँ से एक डायोड सेलेक्ट करना होगा। और आप इस डायोड को इस R2 रजिस्टर के पैरेलल में आप कनेक्ट कर दीजिए। और जब आपको 50% ड्यूटी साइकिल चाहिए होगा तो इस R1 R2 का वैल्यू सिंपली आप इक्वल कर दीजिए। ये भी 1 किलो ओम हम कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं R1 और R2 इस सर्किट में सेम है, और ये के डायोड हमने सेलेक्ट करके R2 के पैरेलल में हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। तो अब देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिल रहा है। हम रन करेंगे इसको सिंपली। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमें आउटपुट में सेम यही मिला है, उसका थोड़ा हमें टाइम कम करना ज़्यादा करना होगा। यहाँ से आप इसकी टाइम बढ़ा दे, कम करना होगा हमें 0.01 सेकेंड पर जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ क्लियर दिख रहा है। अब जो ये चार्जिंग का विड्थ है और डिस्चार्जिंग का जो विड्थ है जो सेम होगा। इस टाइप के सर्किट में यही कि जब आप दोनों को वैल्यू सेम करते हैं R1 R2 का, तो उसको जो चार्जिंग विड्थ होता है और डिस्चार्जिंग विड्थ होता है जो हमें सेम मिलता है। इनिशियली मात्र जो चार्जिंग विड्थ ज़्यादा होता है, तो ये 50% ड्यूटी साइकिल है। अगर आप कुछ साइन वेव बनाना चाहते हैं स्क्वायर वेव बनाकर, तो उसमें हमें क्या होता है कि 50% उसका ड्यूटी साइकिल फिक्स होता है। तो उस अवस्था में आप इस टाइप के सर्किट यूज करेंगे तो बेटर होगा। तो इस टाइप के सर्किट को जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि उसे फ्रिक्वेंसी आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर इस टाइप के आप सर्किट यूज़ करते हैं तो उसका जो टी ऑन टाइम होता है जो L/2 × R1C होता है, और टी ऑफ टाइम जो होता है जो L/2 × R2C होता है। यहाँ से आप टोटल टाइम निकाल सकते हैं, और इसी रिलेशन से आप उसके R2 और R1 के और कैपेसिटेंस की वैल्यू भी निकाल सकती है इस C1 कैपेसिटर की। और इसकी ड्यूटी साइकिल T1/T1 प्लस टी ऑफ होता है जो R1/R1 प्लस R2 होता है। इसमें अगर R2 को अब R1 के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा ले रहा है, तो उस वक्त आपको मिनिमम आपको 0% तक आपको ड्यूटी साइकिल मिलेगा। और जब आप R1 को वैल्यू R2 के रिस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा ले रहे हो, उस वक्त आपको मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल आपको 100% मिलेगा। तो इसकी ड्यूटी साइकिल 0% और 100% के बीच में होगा। फ्रेंड्स वो आप पर डिपेंड्स है आप कौन से सर्किट यूज़ करना चाहते हैं, आपके प्रोजेक्ट का रिक्वायर्ड क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।